हेलो। आज का चैप्टर है बेटा मशीन्स। और पहला क्वेश्चन यही आता है कि मशीन होती क्या है। तो कोई भी ऐसी डिवाइस जो आपके वर्क को इजी कर दे, सिंपल वे में कहें आपका जॉब जो है उसे इजी कर दे, वो मशीन कहलाएगी। ठीक है। हाँ, जैसे अगर एग्जांपल लें, सपोज आप ओके आपके पास एक वेल है, ठीक, और आप इसमें से पानी निकालना चाहते हैं विद हेल्प ऑफ सम बकेट। ओके, तो ये आपने क्या किया, ये एक बकेट ली और आप यहां पर खड़े हुए हैं और ये आपकी रोक रही। फाइन, यस। अब बेटा आप जब इसे पुल करेंगे तो आपको देख के ही लग रहा होगा ये बड़ी ऑकवर्ड सी पोजीशन होगी इस बकेट को पुल करने के लिए। ठीक, तो आप क्या चाहेंगे, आप चाहेंगे कि जो डायरेक्शन है, बिकॉज यहां पे आप ग्रेविटी के अगेंस्ट पुल कर रहे हैं इसे, तो आप चाहते हैं कि यहां पर एक पुली आ जाए। ओके, ये आपने पुली को फिक्स किया, मैं इधर फिक्स कर देता हूं और इस पे हम एक रोप लगा देते हैं और अब आप फोर्स लगा रहे हैं लाइक दिस, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो अब जब आप डाउन पुल करेंगे तो ग्रेविटी आपको सपोर्ट करेगी। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ग्रेविटी आपको सपोर्ट करेगी। कहा मैंने, बकेट को नहीं, बकेट तो अभी भी जो है ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रही होगी, लेकिन आपको इजी हो जाएगा। आप जो एफर्ट कर रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसे कहते हैं एफर्ट, और जिसे आप लिफ्ट करते हैं उसे आप कहते हैं लोड। फाइन, तो आपके एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। पहले आपकी एफर्ट की डायरेक्शन अपवर्ड थी, अब आपके एफर्ट की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ गई। तो ये पुली क्या हो गई, एक मशीन हो गई। और बहुत सारी चीजें, मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है, लेट से ये ब्लॉक 100 केजी का है। अब आप वेट लिफ्टर तो है नहीं कि आप 100 केजी उठा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं उठा सकते, बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, चोट वोट लग गई तो और मुश्किल, कोई मसल पुल हो गई तो भी परेशानी, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो अब आपको ये लिफ्ट करना है, तो कोई चीज ऐसी आपको मिल जाए कि आप 10 केजी का फोर्स लगाएं। 10 केजी का फोर्स आप बड़ी इजीली लगा सकते हैं। 10 केजी फोर्स मतलब 10 केजी फोर्स, एफ लगाना पड़ेगा, 10 जी न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो 10 केजी फोर्स आपने अप्लाई किया, ये उड़ जाएगा आराम से। हाँ, आप उसके लिए कोई डिवाइस ढूंढनी पड़ेगी, तो हल्का सा और आप क्या चाहोगे, 1 केजी फोर्स लगा के ही उड़ जाइए 100 केजी। अदरवाइज तो आपको इसे लिफ्ट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, 100 इंटू जी न्यूटन, इतना फोर्स अपर डायरेक्शन में चाहिए लिफ्ट करने के लिए। हाँ, और आप मशीन की हेल्प लेना चाहेंगे, ऑब्वियसली इतना फोर्स आपके लिए लगाना इतना आसान नहीं होगा, या तो आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो, उसके बाद भी 100 केजी फोर्स इज लार्ज फोर्स। फाइन, 1 केजी 2 केजी तो आप उठाते ही रहते हैं, वहां तो कोई मुश्किल नहीं। तो ऐसी जितनी भी डिवाइसेस हैं जो आपके जॉब को इजी कर दें, वो ही आपकी कहलाती हैं मशीन्स। फाइन, अच्छा थोड़ा सा जो है जरा फिजिक्स वाली लैंग्वेज जो स्कूल में लिखनी होगी उसको भी लिख लेते हैं। ठीक, तो लिख लीजिएगा, मशीन इज अ डिवाइस, machine is a device by which we can either overcome a large resistive force, a large resistive force, इसे आप कहते हैं लोड। लार्ज रेजिस्टिव फोर्स जो है इसे आप कहते हैं लोड। ठीक है, और
ओके, अच्छा इसको ना थोड़ा सा चेंज कर, ठीक है यहां तक ठीक है। लार्ज रेजिस्टिव फोर्स बाय अप्लाइंग, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स, और इसी को आप कहेंगे एफर्ट। एक तो ये हो गया, ठीक है। इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन, ये भी यही लिख लीजिए, तो डायरेक्शन वाली चीज भी यहीं पे आ गई। क्लियर है? हाँ, एक तो ये चीज हो जाती है। दूसरी चीज बेटा इसमें एक और टर्म आता है, और वो है गेन इन स्पीड। तो इन दोनों टर्म्स को अभी समझेंगे, वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज ये क्या होते हैं, बट अभी इतना लिख लीजिए। हाँ, एक तो ये हो गया, और बाय विच we can obtain a gain in speed। भाई किसी काम को आप 1 घंटे में कर रहे थे, आप चाहोगे 10 मिनट में हो जाए, तो वो मशीन हो गई। बात समझ में आ रही है? अब इसका कुछ टर्म्स यहीं पे लिख लीजिए। फर्स्ट है लोड, द फोर्स ब्रैकेट में लिखिएगा रेजिस्टिव और अपोजिंग, टू बी ओवरकम बाय अ मशीन। सिंपल टर्म्स में ये समझिए, अगर कोई चीज आपको लिफ्ट करनी है, तो वो जो लिफ्ट करने वाली चीज है जिसको आपको लिफ्ट करना है, वो आपका लोड हो गया, ठीक है। और इससे आप एल सिंबल यूज करेंगे इसके लिए। यस, एफर्ट क्या होगा? जो आप अप्लाई करेंगे या जो मशीन के दूसरे एंड पे अप्लाई होगा, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे? द फोर्स अप्लाइड on the machine, the force applied on the machine to overcome load, ठीक है। और इसको आप जनरली E से डिनोट करेंगे। तो L आपका लोड के लिए आया और E आपका एफर्ट के लिए आया। और फिर आपका एक टर्म है मैकेनिकल एडवांटेज, बहुत ज्यादा यूज में आएगा, सिंपल सा टर्म है मैकेनिकल एडवांटेज। MA भी कहा जाता है, इसके लिए आप MA यूज कर लीजिए टर्म्स, MA। हाँ, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है बेटा? रेशियो ऑफ लोड विद एफर्ट, ठीक। हाँ, तो L बाई E आप कह सकते हैं, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज। तो सपोज आपने 100 kg ब्लॉक को लिफ्ट किया बाय अप्लाइंग 10 kg फोर्स, तो 100/10 ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। फाइन, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी यूनिट क्या होगी? बिल्कुल, आप कहेंगे इट हैज नो यूनिट। तो यहीं पे चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिए नो यूनिट्स। फाइन, अब बेटा मैकेनिकल एडवांटेज जब भी आपका ग्रेटर देन 1 होगा, लिख लीजिए इफ MA ग्रेटर देन 1, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा है, तो आप इसे कहेंगे फोर्स मल्टीप्लायर।
फोर्स मल्टीप्लायर समझ रहे हैं? ऐसी चीज जो आपके फोर्स को मल्टीप्लाई कर दे रही। मान लीजिए जैसे भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आपने 100 kg लोड है आपका, 100 kg फोर्स लिख देते हैं, और एफर्ट जो आपका है उससे 10 kg फोर्स है, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया बेटा? 10 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि आपका एफर्ट जो है वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। तो दैट इज नोन एज फोर्स मल्टीप्लायर। तो जब भी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा होगा तो आप कहेंगे दैट इज फोर्स मल्टीप्लायर। फाइन। बट ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहां पे आप फोर्स को मल्टीप्लाई ना करना चाहें, आप सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना चाहें। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो, नाम से ही क्लियर हो रहा है वेलोसिटी। अब यहाँ पे बिकॉज वेलोसिटी और स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं, हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। हाँ, इसके लिए वी आर टर्म यूज करेंगे आगे से, ठीक है? यस, तो वेलोसिटी रेशियो इज velocity of effort, velocity of effort by velocity of load। इस तरह से इसे डिफाइन किया गया, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज सोचिए, मान लीजिए आपने एक साइड पे फोर्स लगाया, दूसरी साइड से लोड है, तो लोड में कुछ मूवमेंट आया, से डीएल डिस्टेंस लोड मूव किया। डीएल इज डिस्टेंस traveled or covered by load, और DE जो है that is distance traveled by effort। फाइन। तो अगर मैं आपसे कहूं what is velocity of load and what is velocity of effort, VL और VE हम टर्म यूज कर रहे हैं इसके लिए। भाई सेम टाइम पे ही तो होगा, जितनी देर आपने एफर्ट को पुल किया होगा उतनी देर ही तो लोड ऊपर चला होगा। फाइन। तो यहां पे आप कह सकते हैं डी लोड बाय टी, और इसको आप कह सकते हैं डी एफर्ट बाय टी। ओके, सो व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो? इस फॉर्मूले में इनको रख दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा डी ई अपॉन टी डिवाइडेड बाय डी एल अपॉन टी, और ये टी आपका कैंसिल हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो वेलोसिटी रेशियो का आपका फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस कवर्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड। आप चाहें तो स्पीड के टर्म्स में लिख सकते हैं, आप चाहें तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एफर्ट एंड लोड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। फाइन। यस, तो जनरली इसको टर्म यूज किया जाता है डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज वेलोसिटी टर्म है इसलिए डिस्प्लेसमेंट, या आप चाहें अगर 1D मोशन हो रहा है तो आप डिस्टेंस भी ले सकते हैं। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अलग अलग क्वेश्चंस बेटा, कहीं पे डिस्टेंस टर्म यूज करते हैं, कहीं पे डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये समझना है कि दोनों यहां पर अलग नहीं है, समझिएगा। मान लीजिए मैंने एक पुली यूज किया, आगे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने इधर फोर्स लगाया दैट इज एफर्ट, और यहां पे आपका लोड है, दिस इज योर लोड। अब बहुत ध्यान से समझना, जितना आप इसे नीचे ले जाओगे उतना ये ऊपर जाएगा। तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। दोनों कितने टाइम में गए होंगे? टी टाइम में, तो टी से डिवाइड कर देंगे। ये क्या आ जाएगी? स्पीड। इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, या डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। बात समझ में आई कुछ? बिल्कुल, इसे नोट कीजिए, फिर आगे। अच्छा, अब बेटा अगर आपने कभी भी पहले वर्क वगैरह पढ़ा था, ठीक है, तो एक टर्म है
मैं यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज वर्क इनपुट। तो जब भी कोई मशीन होगी तो मशीन में एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। इनपुट मतलब जहां पे आप एफर्ट दे रहे हो, जहां से एफर्ट, मशीन का इनपुट एफर्ट है और मशीन का आउटपुट लोड है, लोड को लिफ्ट करना, इसलिए आपने मशीन रखी हुई है, ठीक है। सो वर्क इनपुट जो आपका कहा जाएगा, इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। वर्क इनपुट इज वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट। क्लियर? इनपुट आप इसे कहेंगे, और दूसरा टर्म हम लिखेंगे वर्क आउटपुट। आउटपुट आपको पता है लोड है, ठीक है। तो जो लोड पे वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड, ठीक, या वर्क डन ऑन द लोड कर सकते हैं आप। वर्क डन ऑन द लोड कौन कर रहा है? बाय द मशीन। इसे आप कहेंगे आउटपुट। तो मशीन में जितना एनर्जी आप देंगे उतनी एनर्जी स्टोर नहीं करेगी वो। हाँ, अब एक टर्म आता है और जिसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एफिशिएंसी। पढ़ा था, याद है? हाँ, एफिशिएंसी, इसे ईटा सिंबल से डिनोट किया जाता है। एंड एफिशिएंसी इज वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। हमेशा ये होगा। अच्छा, जनरली ये आप परसेंटेज में निकालते हैं तो इनटू 100% में लिख दे रहा हूं, बट ऐसा हो सकता है कई बार आपको फ्रैक्शन में दिया हो, तो फ्रैक्शन में अगर दिया हुआ है तो ये इनटू 100% नहीं लिखा होगा, वहां पे वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, ये आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अगेन, एफिशिएंसी की भी कोई यूनिट नहीं होगी, तो आप चाहें तो लिख लीजिए स्टार के साथ नो यूनिट। तो तीन चीजें हमने पढ़ी, वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी, और इनमें किसी की कोई यूनिट नहीं आई, बिकॉज सब क्या है? सेम क्वांटिटीज का रेशियो। ठीक है जी। हाँ, तो ये बेसिक टर्म्स थे जो हमें समझ में आने चाहिए थे। अब है प्रिंसिपल ऑफ मशीन। प्रिंसिपल ऑफ मशीन। हाँ, किस प्रिंसिपल पे मशीन काम करती है? ठीक है, तो होगा क्या, हर मशीन में, अगर हम बात करें सिंपल मशीन की पहले, ठीक है, तो सिंपल मशीन में, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे, सिंपल मशीन में एक जगह से आप मशीन को इनपुट देंगे। सपोज ये है हमारे पास, तो हमने कहा कि ये हमारा इनपुट है। इनपुट क्या है? इनपुट जो है वो एनर्जी या वर्क है। ये आप इनपुट देंगे और ये मशीन कुछ आउटपुट देगी, यानी वर्क डन करके देगी, किसी चीज को लिफ्ट करेगी, वो आपका आउटपुट आएगा। और अगेन ये भी किस फॉर्म में हम ले रहे हैं? एनर्जी या वर्क डन के फॉर्म में। फाइन। अब बहुत ध्यान से समझना बेटा, ऐसा हो सकता है कि कुछ एनर्जी का लॉस हो जाए। हाँ, फ्रिक्शन, बहुत सारे फोर्सेस हैं, ड्रैग फोर्स, ये आपको पहले बताया हुआ मैंने। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ एनर्जी का लॉस हो जाए। तो अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे तो आप कह सकते हैं कि एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट प्लस लॉस इन एनर्जी। लिख दें, ठीक है। ये एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर आ सकती है, किसी भी फॉर्म में बाहर आ सकती है, बट इस एनर्जी, ये हमारी यूजफुल एनर्जी नहीं है, इसका हमें, हाँ, कुछ यूजफुल, आप उसे किसी और वे में यूज कर सकते हैं। बोले सर हीट निकल रही थी, मैंने वहां जो है
बर्फ पिघला ली, है ना। हाँ, वो एक एक्स्ट्रा चीज है कि भाई आपने उससे कोई काम कर लिया, आपको जो है कमर में दर्द हो रहा था, आपने सिकाई कर ली, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आपके लिए इस समय काम क्या था? आपके लिए काम था उस लोड को लिफ्ट करना, केवल उस पर कंसंट्रेट करना है। उसके अलावा जहां भी एनर्जी, वो आपके अच्छे में जा रही है, बुरे में जा रही है, वो अलग चीज है, हो सकता है आप उससे बहुत पैसा कमा रहे हो, बट मशीन के लिए वो सारी एनर्जी क्या है? लॉस है। जो आपका ऑब्जेक्ट है उसी के लिए, जो जॉब है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसी के लिए आपकी जो एनर्जी आउटपुट में आएगी, वो ही आपकी यूजफुल एनर्जी कहलाएगी इस पर्टिकुलर केस। समझ में आ रहा है? तो इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी समझ में आया। अब बेटा, जब हम फिजिक्स में पहले पढ़ते हैं तो जनरली हम एज्यूम करते हैं आइडियल मशीन। रियलिटी में आइडियल मशीन्स नहीं होती, बट किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए, जैसे हम फ्रिक्शनलेस सरफेस ले लिया करते, तो इसी तरह से किसी मशीन को स्टडी करने के लिए आप पहले आइडियल मशीन लेते हैं। ठीक, तो आइडियल मशीन का मतलब क्या है? जिसमें कोई भी डिसिपेशन ऑफ एनर्जी नहीं है, किसी भी तरह की एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो आइडियल मशीन में आप लिख सकते हैं नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, और अगर ऐसा है सो लॉस इन एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। और आप कहेंगे एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट। बात समझ में आई? और जैसे ही आप एनर्जी इनपुट और आउटपुट बराबर करेंगे तो आप कहेंगे एफिशिएंसी क्या हो गई? 100%। जितना आपने इनपुट दिया था वो आउटपुट में आपको मिल गया। रियलिटी में कभी ऐसा नहीं होगा, नेवर। फाइन। अब बात करें एक्चुअल मशीन की, जो प्रैक्टिकल कंडीशंस में आएगा। सो एक्चुअल मशीन्स में आपका एनर्जी लॉस होगा। यस। तो आप कह सकते हैं आउटपुट एनर्जी ऑलवेज लेस देन इनपुट एनर्जी। क्लियर? हाँ, इनपुट एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी। मान लीजिए आपने 100 जूल एनर्जी दी है, तो आउटपुट में आपको 80 मिले, 70 मिले, कितनी भी 100 नहीं मिल सकती। वो डिपेंड करेगा कि आपकी मशीन जो है वो कितनी एफिशिएंसी से काम कर रही है। ठीक है, ओके। अब रीजंस क्या है? रीजंस फॉर एनर्जी लॉस। हाँ, रीजंस फॉर एनर्जी लॉस, पहला लिखिएगा फ्रिक्शन बिटवीन मूवेबल पार्ट्स। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो मूवेबल पार्ट्स हैं उनके बीच फ्रिक्शन नहीं है, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा। कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। यस। तो डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि मिनिमम फ्रिक्शन मिले, बट जीरो कभी नहीं होगा। सेकंड देखिएगा, सेकंड है जो आपकी स्ट्रिंग होती है ना, स्ट्रिंग इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक। अब इससे क्या होता है? आपको पता है जब किसी चीज को हम स्ट्रेच करते हैं तो कुछ एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। फाइन। तो जब उसमें कोई चीज स्टोर हो जाएगी तो उतनी एनर्जी का लॉस हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते। डिफरेंट पार्ट्स आर नॉट रिजिड।
रिजिड नहीं होंगे तो क्या होगा, डी शेप होंगे, डी शेप होंगे तो उनमें एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर होगी तो आउटपुट एनर्जी कम हो जाएगी। फाइन। और लास्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी आप में से कोई पूछ भी रहा था, इट्स मूविंग पार्ट्स आर नॉट मासलेस। ठीक है, उनका वेट होता है बेटा, और उनके वेट को काउंटर करने में कुछ वर्क डन या कुछ एनर्जी चले जाती है, तो आपको आउटपुट एनर्जी 100% नहीं मिल पाती, इनपुट एनर्जी के बराबर कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। फाइन। हाँ, इसको आप बिल्कुल ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 80% एफिशिएंसी है, फाइन, 80% एफिशिएंसी का मतलब मैंने जो भी इनपुट दिया, इनपुट में से आउटपुट जो है वो 80% होगा, और लॉस जो है वो 20% होगा। अब ये लॉस हीट के फॉर्म में होगा, साउंड एनर्जी के फॉर्म में होगा, या लाइट एनर्जी के फॉर्म में होगा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट हाँ ये लॉस होगा। अब बेटा अगर हम देखें सिंपल मशीन्स के एग्जांपल, तो सिंपल मशीन्स में जो चीजें आती हैं उसमें फर्स्ट है आपका इंक्लाइन प्लेन, और यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिखाया गया है। आपके घर पे रैंप होंगे या किसी ट्रक में सामान को लोड करने के लिए आप इंक्लाइन प्लेन का यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल, कार वगैरह जब उतारी जाती हैं, ट्रक से आती हैं और उससे जब उतारी जाती हैं तो इनका यूज किया जाता है। तो दीज आर इंक्लाइन प्लेन्स। देन वी हैव वेज। फाइन। हाँ, ये सारे आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में जो है वो लीवर और पुली हैं, ये दोनों आपके कोर्स में है, हम इनको डिस्कस करेंगे। बट जस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इनके अलावा भी मशीन, सिंपल मशीन्स हैं। वन इज व्हील एंड एक्सल एंड अनदर वन इज स्क्रू। तो आप देख रहे हैं ये आपकी जो बॉटल्स हैं, जिनके कैप जो है वो स्क्रू फॉर्म में होते हैं, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों ही हो सकते हैं, और बॉटल कैप्स जो है वो स्क्रू की तरह टाइट हो जाएंगी, तो आपको जो है वर्क कम करना पड़ता है उनको। यस, बड़ी स्मूथली आप उन्हें ओपन और क्लोज कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू सम कॉर्क और सम प्रेसिंग थिंग ना। यस। तो अब हम इसमें मेनली बात करेंगे लीवर्स। बेटा थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं लीवर्स का। लीवर्स आपने जो है वो 7th 8th से पढ़ा है, और लीवर्स जो है वो सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मशीन्स आप कह सकते हैं। हाँ, मैं डेफिनेशन आपको लिखा दूं, अगर आपको याद है लीवर के लिए क्या कहता है। लीवर इज अ रिजिड, सबसे पहली चीज रिजिड, ठीक है, स्ट्रेट और बेंट, ये दोनों ही यूज हो सकते हैं, बट जनरली स्ट्रेट लिया जाता है। विच इज केपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ठीक, तो ये आपका लिवर है, और 3 टाइप के लिवर्स आपने देखे थे। इनमें लिवर में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो एक है फल्क्रम आपका। फल्क्रम जो फिक्स पॉइंट है, उसे मैं यहाँ पे आपको रेड कलर से दिखा रहा हूं। पॉइंट, ये आपका फल्क्रम दिख रहा है, ट्रायंगल बना हुआ है वहां पे, तो ये आपका फिक्स पॉइंट है। देन यू हैव एफर्ट एंड लोड। अब एफर्ट और लोड आपके किन किन पोजीशंस पे लगते हैं, इसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं क्लास ऑफ लीवर। तो ऑर्डर जो है वो ऐसा हो सकता है कि फल्क्रम आपका एफर्ट और लोड के बीच में आए, फल्क्रम आपका एफर्ट और लोड के साइड में आए, ठीक है। हाँ, उसमें 2 केसेस हो सकते हैं, एक में आपका लोड इन बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम, एक में आपका एफर्ट इन बिटवीन लोड एंड फल्क्रम। फाइन।
तो पहला वाला जो है ये आपका क्लास 1 लीवर, जिसमें फल्क्रम, एफर्ट और लोड के बीच में आएगा। यस, देन वी हैव क्लास 2 लीवर। क्लास 2 लीवर में लोड फल्क्रम और एफर्ट के बीच में आएगा, ठीक है। एंड देन वी हैव क्लास 3 लीवर, जिसमें हमारा एफर्ट फल्क्रम और लोड के बीच में आएगा। अब एक चीज और समझिएगा, यहां पर ये जो फल्क्रम से डिस्टेंस है, फल्क्रम से लोड का डिस्टेंस, ये आपका कहलाएगा लोड आर्म। क्या कहलाएगा? लोड आर्म। और फल्क्रम से एफर्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? एफर्ट आर्म। कुछ बात समझ में आई? लोड आर्म और एफर्ट आर्म। यस, आप चाहें तो इसके लिए सिंबल भी यूज कर सकते हैं, बट इसको बाद में देख लेंगे, चिंता मत कीजिए। हाँ, स्मॉल आर और स्मॉल ई आप यूज कर सकते हैं, बट अभी रहने दीजिए। अभी सिर्फ ये देखिए कि अच्छा, पहले केस में थोड़ा सा ये कॉमन सेंस की चीज है, ये बताइए कि एफर्ट आर्म बड़ा होगा या लोड आर्म बड़ा होगा? क्लास 1 में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपका लोड ज्यादा लगेगा या एफर्ट ज्यादा लग रहा है वो। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि एफर्ट आर्म छोटी होनी चाहिए, लोड आर्म बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। क्लास 1 में कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्लास 2 में क्या होगा? अब देखिएगा, ये आपकी लोड आर्म है और ये आपकी एफर्ट आर्म है। कुछ भी कर लीजिए, एफर्ट आर्म हमेशा लोड आर्म से बड़ी होगी। बात समझ में आई? बिकॉज लोड आर्म कहां है? फल्क्रम और एफर्ट के बीच में, ठीक है। तो एफर्ट जो लग रहा होगा वो ज्यादा डिस्टेंस पे लगा होगा, तभी तो लोड बीच में आएगा। ओके, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। इसी तरह से क्लास 3 लीवर की अगर आप बात करें तो यहां पर लोड आर्म जो आपकी है वो एफर्ट आर्म से बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, यहां पे आप लिख सकते हैं लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म। बिल्कुल, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखना चाहें फर्स्ट क्लास लीवर के, तो हाँ जी, पहला एग्जांपल आपको दिख रहा है सीजर। इस पे आप देख रहे हैं सेंटर में आपको फल्क्रम दिख रहा है। ये आपका अप्लाइड फोर्स या लोड इसे आप कहेंगे, और यहाँ पे आपका सॉरी एफर्ट कहेंगे, और यहाँ पे आपका लोड आ गया, ठीक है। हाँ, जो आपने फोर्स लगाया वो एफर्ट हो जाएगा, और जिसे आप कट कर रहे हैं, तो इस तरह की जितने भी डिवाइसेस आपको दिखें जिसमें फल्क्रम बीच में आ रहा है, लोड और एफर्ट साइड में। क्लियर? यस, इवन सीसॉ। सेकेंड क्लास लीवर की अगर आप बात करेंगे तो पहला एग्जांपल आपको दिख रहा है, इसमें बेटा ये पॉइंट जो आपका है ये आपका फल्क्रम हो गया। हाँ जी, फल्क्रम देखा आपको, ये फल्क्रम है। यहाँ सेंटर पे लोड है और इधर आपने अप्लाइड फोर्स लगाया है, ये आपका एफर्ट है। ये क्लास 2 लीवर का एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल आप देख रहे हैं नट क्रैकर। तो यहाँ पे आपने अप्लाइड फोर्स ये लगाया, तो आपका एफर्ट कॉर्नर पे है, फल्क्रम आपका एक एंड पे है, और लोड ये जो नट है आपका जिसे आप ट्रैक करना चाह रहे हैं, ये आपका लोड हो जाएगा। यहाँ पे आपको फोर्स आउटपुट चाहिए। यस, और इसी तरह से क्लास 3 लीवर भी देख लें। क्लास 3 लीवर
यस, इसमें आप देखेंगे कि आपका फल्क्रम और लोड टू एंड्स पे होंगे, एफर्ट आप बीच में लगा रहे हो। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका है ये ट्वीजर। क्लियर? यस। एग्जाम्पल जिस तरह की पिक्चर आपको दिख रही है उसी के अकॉर्डिंग देखिए, बस चेक ये करना है कि फल्क्रम, लोड और एफर्ट कहाँ कहाँ पे है। बस याद ये रखिए कि किसमें कौन सा बीच में होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ह्यूमन बॉडी में आपको पता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बेस्ट मशीन है नेचर की, और जितनी भी मशीन्स डिवाइस बनती हैं वो पहला उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, वो हमारी बॉडी से ही मिलता है। तो हमारी बॉडी में तीनों ही लीवर अवेलेबल हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास लीवर की अगर आप बात करेंगे तो यस, हमारा हेड अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देखिए ये आपके एफर्ट्स हैं, यहां पे आपका एफर्ट है। ये एफर्ट कौन लगा रहा है? आपकी मसल्स लगा रही हैं आपके हेड पे। ये सेंटर पे आपका फल्क्रम है और ये आपका अप डाउन करेगा, ये आपका लोड है। ठीक, सेकंड क्लास लीवर की बात करेंगे तो रेजिंग हील ऑफ ग्राउंड, ये आपका सेकंड क्लास लीवर आ जाएगा। और थर्ड क्लास लीवर की आप बात करेंगे तो फ्लेक्सिंग एल्बो। हाँ, इनको मैं डिटेल में अभी आपको और एक पिक्चर दिखा देता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, ये देखिए, नोडिंग ऑफ हेड एज फर्स्ट क्लास लीवर। फाइन। इसमें अगर आप देखें तो फल्क्रम आपका सेंटर पे आया, इधर आपका एफर्ट लगा और ये आपका लोड है। ओके, यहां पर देखिएगा बेटा, इस केस में ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है ये फिक्स है, ये आपका फल्क्रम हो गया। ठीक, सारा का सारा लोड आपका बीच में आ रहा है और आपकी जो मसल्स हैं वो फोर्स लगा रही हैं, एफर्ट लगा रही हैं एट एंड। तो लोड इज बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम, ये आपका क्या हो गया? हाँ जी, लोड बीच में है ना, क्लास 2 लीवर हो गया, समझ में आ गया? ओके, और एक और देख लेते हैं, ये देखिए एल्बो में बेटा जहां पर ये फिक्स है ये हमारा फल्क्रम है एफ। ओके, ये आपकी मसल्स हैं जो इस पे एफर्ट लगा रही हैं, और यहाँ पे आपने अगर कुछ सामान रखा हुआ है तो ये लोड की तरह आपका जो मूवमेंट है वो लोड का काम करेगा। ठीक है, तो एफर्ट आपका इन बिटवीन लोड एंड फल्क्रम आया, तो ये आपका बन गया क्लास 3 लीवर। तो अब बेटा देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। तो स्टार्ट करेंगे हम एफिशिएंसी से। ठीक, एफिशिएंसी हमारी होती है एफर्ट। अच्छा, इसको पूरा ही लिख लो, पूरा लिख लो, चलो कोई बात नहीं, पूरा लिख लो। हाँ, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। आप वर्क लिखे या एनर्जी लिखे, बात एक ही है, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी लॉस 0 मान रहे हैं, तो जितनी एनर्जी आप सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आप यहाँ पर वर्क आउटपुट को क्या लिख सकते हैं? वर्क आउटपुट को, वर्क आउटपुट को आप लिखेंगे, वर्क आउटपुट में नहीं होगा लोड की साइड होगा, तो लोड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ये समझ में आया? वेरी गुड। और यहीं पे मैं आपसे कह रहा हूं वर्क इनपुट, ये कितना हो जाएगा? एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। ठीक है, चलिए इन दोनों को आप इस ईटा पे रख दीजिए। वर्क आउटपुट क्या आएगा?
L into dl upon E into dE. Is it clear? वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां से अगर आप देखें तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, लोड अपॉन एफर्ट डिवाइडेड बाय डी एफर्ट बाय डी एल। थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया मैंने। अब रीअरेंज क्यों किया? बिकॉज मुझे पता है कि लोड अपॉन एफर्ट मेरा मैकेनिकल एडवांटेज होता है और डीई बाय डीएल मेरा वेलोसिटी रेशियो होता है। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी रेशियो। क्लियर है? यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे सारी चीजों को डिफरेंट डिफरेंट केसेस कंसिडर करेंगे और इनका यूज हर जगह आएगा, चाहे हम पुली की बात करें चाहे हम लीवर की बात